न दोस्तों को रियायत दी जाएगी, न दुश्मनों को खैरात। ऐसे ही सिद्धांत पर चल रहा है अमेरिका का नया निजाम। कल 2 अप्रैल था। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने इस दिन को लिबरेशन डे का तमगा दिया। लिबरेशन यानी आज़ादी, छुटकारा, मुक्ति। और ट्रंप इस दिन रेसिप्रोकल टैरिफ का लंबा चौड़ा ऐलान करने वाले थे, यानी जैसे को तैसा टिट फॉर टैट वाला टैक्स। देर रात ट्रंप टैरिफ की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर पत्रकारों के सामने आए। दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगा दिए, भारत का भी इसमें नाम आया। 26% का टैरिफ हम पर नाजिल हुआ और अब अगली सुबह से दुनिया भर में ये संशय तैर रहे हैं कि इस ऐलान के बाद आगे क्या होगा। क्या बाकी देश ईंट का जवाब पत्थर से देंगे या बातचीत का रास्ता चुनेंगे, या तू डाल डाल मैं पात पात की चाल शुरू होगी। ऐसा हुआ तो इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, और अगर सभी देश सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाले रास्ते पर चलेंगे, यानी अमेरिका की जगह नए निर्यात बाजार को चुनना शुरू कर देंगे, तो व्यापार की दुनिया कितनी बदल जाएगी। आज के शो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन पहले परिचय की रिवायत निभा ली जाए। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। सबसे पहले पॉइंट्स में जानिए कि ट्रंप ने क्या क्या किया। पहला यानी बेस लाइन टैरिफ लगाई। बेस लाइन यानी ये तो लगेगा ही लगेगा, यानी इसके बाद वाले टैरिफ पर बातचीत, सलाह मशविरा, नेगोशिएशन हो सकता है, इस पे नहीं होगा। इस पर ये सब पर लगेगा। ये 5 अप्रैल से लागू होगा और ये 10% होगा। इससे पहले ये बेस लाइन टैरिफ 2.5% के करीब हुआ करता था। दूसरा काम उनका कि बकौल ट्रंप जो वर्स्ट ऑफेंडर्स हैं, यानी जो व्यापार के मामले में अमेरिका के मुताबिक खराब आचरण रखने वाले देश हैं, उन पर अलग से रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा और ये 9 अप्रैल से लागू होगा। ट्रंप ने कहा कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ का डिस्काउंटेड वर्जन है, टिट फॉर टैट का आधा है। यानी अगर तुमने हम पे 100 गुना का टैक्स लगाया तो चलो हम कुछ छूट दे देते हैं, लेकिन तुम पर 50 गुना तो कम से कम लगाएंगे ही लगाएंगे। भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि ट्रंप सरकार के कैलकुलेशन के हिसाब से भारत का टैरिफ 52% है। दूसरा, चीन पर 34% टैरिफ लगा। चीन पर फेंटानिल सप्लाई से जुड़ा 20% टैरिफ पहले से ही लागू था, अब ये दोनों जुड़कर 54% हो जाएंगे। ट्रंप ने चुनावी कैंपेन में भी चीन पर 60% तक का टैरिफ लगाने का वादा कर दिया था, चेतावनी भी दे दी थी। तीसरा टैरिफ जो ऐलान है वो यूरोपियन यूनियन पे है, ईयू पर है, वो है 20%। चौथा ऐलान बांग्लादेश पर 37% और दक्षिण कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, कनाडा और मेक्सिको को रेसिप्रोकल टैरिफ से बाहर रखा गया है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि वे पूरी तरह से बच गए? नहीं। मार्च 2025 में ही ट्रंप ने उन पर 25% टैरिफ लगाया था। इन सबसे पहले ही लगा के हट गए थे। वो अब भी कनाडा और मेक्सिको के कई एक्सपोर्ट्स पर लागू है। बाकी की लिस्ट बहुत लंबी है, इसमें 100 से ज्यादा देश हैं। आप कुछ देशों से जुड़े आंकड़े वीडियो रोककर स्क्रीन पर लिस्ट पे देख सकते हैं आराम से। अब एक बार ट्रंप को भी इस लिस्ट के साथ देखिए। वो व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में खड़े हैं। उनके सामने अमेरिका के कुछ ऑटो वर्कर्स हैं, कुछ रिपब्लिकन नेता हैं, पत्रकार हैं। उनकी मौजूदगी में ट्रंप ने यह लिस्ट थामकर भारत के बारे में क्या कहा, सुनते हैं। जापान 46%, वो हमसे 46% वसूलते हैं और कुछ चीजों पर तो उससे भी ज्यादा, जैसे गाड़ियां। आप जानते हैं, छोटी चीजें गाड़ियां जैसे उन पर 46% और हम उनसे बस 24% वसूल रहे हैं। और भारत बड़ा सख्त, बहुत सख्त। अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, मेरे बेहद करीबी दोस्त हैं। मैंने कहा, देखो तुम मेरे दोस्त हो मगर हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे। वो हमसे 52% वसूलते हैं। समझना जरूरी है, हमने बरसों, दशकों तक उनसे तकरीबन कुछ भी नहीं लिया था। अब इस लिस्ट में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। व्यापार से जुड़ा एक टर्म होता है ट्रेड डेफिसिट। कल भी बताया था, आज भी बताते हैं। ट्रेड डेफिसिट ये तब पैदा होता है जब कोई देश इंपोर्ट ज्यादा करे और एक्सपोर्ट कम। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट कोई मामूली नहीं है, 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और ट्रंप को यह बर्दाश्त नहीं है। उनका फार्मूला साफ है कि ट्रेड बढ़ाओ, इंपोर्ट कम करो और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ।
और इससे ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। होगा कि नहीं होगा वो आगे देखा जाएगा। इसी के तहत दुनिया के बड़े ट्रेड पार्टनर्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए हैं। अब डेटा देखिए, सबसे ज्यादा टैरिफ किसे मिला है? कंबोडिया को, जिसकी पर कैपिटा इनकम महज $2,950 है और जिसका अमेरिका के कुल ट्रेड डेफिसिट में हिस्सा सिर्फ 1% है, मगर टैरिफ लगा 49% का। बांग्लादेश की हालत भी कुछ ऐसी ही है, आय और भी कम मगर टैरिफ 37% तक चला गया है। दूसरी तरफ चीन और यूरोपियन यूनियन है, अमेरिकी ट्रेड डेफिसिट में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। ट्रेड डेफिसिट में चीन का हिस्सा करीब 25% और ईयू का 20% है, मगर टैरिफ सिर्फ 34% और 20% क्रमशः लगाया गया है। मगर बात यही नहीं रुकती है। जिन देशों के साथ अमेरिका का ट्रेड सरप्लस, यानी अमेरिका वहां ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट कम करता है उसकी तुलना में, उनको भी नहीं बख्शा गया है। ब्राजील, ब्रिटेन, सिंगापुर, कोलंबिया, ये सब अमेरिका के लिए फायदेमंद ट्रेड पार्टनर्स हैं, मगर ट्रंप ने उनके ऊपर भी भारी टैरिफ लगा दिया है, यही सोच के कि अपने यहां बिजनेस बढ़ जाएगा। ट्रंप जो सोचते रहें, हम जानकार से पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस पूरी लिस्ट पर और ये किस आधार पर बनी है, इस पर थोड़े इंसाइट्स लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रेड जो है एक बहुत ही इकोनॉमिक अर्थशास्त्री मुद्दा रहता है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा भी रहता है, एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा भी है। तो जो अमेरिका ने लिस्ट निकाली है और एक काफ़ी दिलचस्प लिस्ट है, जिसमें अगर आपने नोटिस किया होगा कि जबकि कंबोडिया का रेट 49% है, रशिया पे ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया गया है, एक्चुअली टैरिफ नहीं लगाया गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसपे सवाल खड़ा करता है कि कितना इकोनॉमिक है और कितना ये पॉलिटिकल है, और दोनों ही है। तो एक मुद्दा ये डेफिनेटली है कि अमेरिका बहुत बहुत ज़्यादा चिंतित है अपने ट्रेड डेफिसिट को लेके, और कुछ जो पॉलिसी मेकर्स हैं इस समय अमेरिका में, जो ट्रंप के आसपास हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के आसपास हैं, उनको ये लगता है कि टैरिफ जो है एक करेक्ट इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए। और डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल जो नेगोशिएशंस हुए हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जब अमेरिका गए तो एक कोई इंडिविजुअल लेवल पे बायलैटरल नेगोशिएशन भी किया गया है। इंडिया को पता था कि इंडिया पे भी टैरिफ लगेगा, लेकिन कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा ये थोड़ा बहुत बायलैटरल इंडिविजुअल नेगोशिएशन पे भी बेस किया गया है। इसका फॉर्मूला क्या है ये बताना तो बहुत कठिन है, बिकॉज ये इंटरनल ट्रंप की टीम के साथ किया गया है। बट फॉर्मूला सिर्फ जो है वो कितना सामान, कितनी सामग्री, कितने चीप सामग्री उन देशों से अमेरिका आ रही है, सिर्फ उस पर बेस नहीं किया गया है। इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स, इंडिविजुअल पॉलिटिक्स पे भी बेस किया गया है। और ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये टैरिफ रहते हैं, या जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये टैरिफ्स को एक बार्गेनिंग टूल की तरह, बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करेंगे कि अदर कंट्रीज फॉल इन लाइन। इस दिन जो बेसलाइन और रेसिप्रोकल टैरिफ लगे, उसके अलावा कुछ और टैरिफ भी हैं जो इसी हफ्ते लागू होंगे या हो सकते हैं। पहला, आज के दिन यानी 3 अप्रैल से ही 3 इंपोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैरिफ लागू होगा। दूसरा, 4 अप्रैल से स्टील और एल्यूमिनियम वाले पुराने टैरिफ का विस्तार होगा। इसमें बियर व खाली एल्यूमिनियम कैन भी शामिल किए जाएंगे। तीसरा, ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल खरीदने वाले देशों पर 25% सेकेंडरी टैरिफ की भी धमकी दी है। उन्होंने ऐसा ही एक सेकेंडरी टैरिफ रूस पर लगाने की भी धमकी दी है। ट्रंप के फैसलों का पूरा असर अभी साफ साफ नहीं दिख सकता। अगर देश बातचीत के जरिए टैरिफ कम करने की कोशिश करते हैं तो नुकसान सीमित रह सकता है, लेकिन अगर ज्यादातर मुल्क जवाब में भारी टैरिफ लगाते हैं तो नतीजा उल्टा भी हो सकता है। ट्रंप अपनी इस पॉलिसी को 19वीं सदी के उस दौर से जोड़ रहे हैं तब जब अमेरिका टैरिफ से कमाए गए पैसों पर चलता था। 20वीं सदी में इनकम टैक्स लाया गया और तब से यही सरकारी खजाने को भरता आया है।
ट्रंप उस वक्त की बात कर रहे हैं जब दुनिया में इतने बड़े सप्लाई चेन मौजूद ही नहीं थे, मगर आज की दुनिया अलग हो गई है। हर मुल्क किसी न किसी तरह से आपस में जुड़ा हुआ है। अब सारा मामला इस पर निर्भर है कि देश प्रतिक्रिया कैसी देते हैं। ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन कुछ अंदाज हम बयानों से लगा सकते हैं। सबसे पहले भारत का जवाब देखते हैं। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने 3 अप्रैल को कहा कि भारत अमेरिका के टैरिफ के निहितार्थों की सावधानीपूर्वक जांच की जा रही है और अमेरिकी व्यापार नीति में इस नए बदलाव की वजह से पैदा होने वाले अवसरों पर भी भारत नजर रख रहा है। चीन ने टैरिफ्स के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है और कहा है कि इस जंग में कोई जीत नहीं सकता। कहने का मतलब कि दोनों तरफ नुकसान ही नुकसान होगा। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इसे एक तरफा दबंगई करार दिया है। मैंने पहले भी कहा है, टैरिफ वॉर में किसी की जीत नहीं होगी। आर्थिक बचाव की पॉलिसी से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका को ऐसे गलत फैसले लेना बंद करना चाहिए और चीन समेत बाकी देशों से सही और सम्मानजनक तरीके से अपने आर्थिक और ट्रेड से जुड़े विवाद निपटाने चाहिए। ईयू के चीफ उर्सुला वॉन डर लेन ने कहा है कि हम इन टैरिफ्स का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम मानते हैं कि व्यापार में तब्दीलों की ज़रूरत है, मगर महज टैरिफ्स इसका हल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईयू इस मसले पर एकजुट रहेगा। Reaching for tariffs as your first and last tool will not fix it. This is why from the outset टैरिफ को अपना पहला और आखिरी हथियार मानना किसी समस्या का हल नहीं है। इसीलिए हम हमेशा से अमेरिका से बातचीत करके आपसी ट्रेड से जुड़ी रुकावटों पर बात करने को तैयार थे, लेकिन अब हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। स्टील पर लगाए टैरिफ के जवाब में हमने विरोधी कार्रवाई शुरू कर दी है और अगर हमारे बीच बातचीत असफल होती है तो आगे भी हम अपने फायदे और व्यापार को देखते हुए कदम उठाएंगे। and we are now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses if negotiations fail. जिन मुल्कों की सैन्य सलामती अमेरिका पर निर्भर है, जैसे जापान और साउथ कोरिया, वे मुश्किल हालात में हैं। एक तरफ उन्हें ट्रंप को इस बात पर राजी करना है कि अमेरिका अपने वादों को निभाए, तो दूसरी तरफ अपने देश में अंदरूनी दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो इन टैरिफ्स को नाइंसाफी मानता है और जवाबी कार्रवाई की उम्मीद रख रहा है अपने राष्ट्राध्यक्षों से। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन टैरिफ्स की आलोचना की, लेकिन उन्होंने फिर भी जवाबी कार्रवाई की बात करने से परहेज किया। हमने जानकारों से पूछा कि जिन देशों पर टैरिफ्स लगाया गया है वो इसका जवाब कैसे दे सकते हैं। सुनिए। ये इस पे निर्भर करता है कि उनको क्या आसार लगते हैं अमेरिका के रवैये की। अगर उनको लगता है कि अमेरिका तैयार है नेगोशिएट करने के लिए, तो वो भी अपने टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे। वो अभी इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने फौरन सबने रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगाया, जवाबी टैरिफ सबने नहीं लगाया, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए कि अमेरिका का रवैया क्या है। पर मेरा अंदाजा ये है कि अमेरिका का रवैया, ट्रंप का रवैया बहुत ही संगीन है। ट्रंप मजाक नहीं कर रहे और इन बाकी मुल्कों को हल्के हल्के पता चलेगा ये कि ट्रंप मजाक नहीं कर रहे, तो वो भी कुछ रिटेलिएशन में जवाबी टैरिफ लगाएंगे। पर इसमें एक चीज है, कैविएट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि अगर अमेरिका में इसका बुरा रिएक्शन हुआ, पब्लिक में लोग नाराज हुए बढ़ते हुए कीमतों से, या और कोई प्रॉब्लम हुई, तो फिर हो सकता है ट्रंप खुद ब खुद पीछे हट जाएं और बाकी मुल्क भी अपने टैरिफ कम कर दें। देखिए, आगे क्या होने वाला है वो कह पाना बहुत मुश्किल है। कुछ देश जो हैं वो बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ देश ट्रेड वॉर में भी सम्मिलित हो सकते हैं कि वो अपने टैरिफ्स और भी ज्यादा बढ़ा दें, रिटेलिएशन का रास्ता अपनाएं। तो अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही बड़ी समस्या का कारण है। आपने देखा कि अलग अलग देशों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। ये लिस्ट भी बहुत लंबी है। जवाबी हमलों की खबर जब मिलेगी तब हम आप तक भी लेकर आएंगे। फिलहाल देशों के पास क्या विकल्प हैं, एक उदाहरण से समझिए। साल 2017 में चलते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सत्ता संभाली थी, तब उन्होंने चीन के खिलाफ आर्थिक जंग छिड़ी थी। पश्चिमी देशों की
ओपन ट्रेड नीति से मुंह मोड़ते हुए ट्रंप ने चीनी सामानों पर भारी टैरिफ लगाए थे। फिर जो बाइडेन आए, 4 साल में उन्होंने बाकी देशों पर नरम रवैया रखा, लेकिन चीन पर लगाए टैरिफ कम नहीं किए। साल 2024 में अमेरिकी जनता ने ट्रंप को वापस बुलाया। 20 जनवरी 2025 को उन्होंने पद की शपथ ली। इससे 14 दिन पहले ही यानी 6 जनवरी को चीन ने अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े निकाले। 2024 में चीन का ट्रेड सरप्लस लगभग $1 ट्रिलियन पहुंच गया। आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार की कुल जीडीपी को जोड़ भी देंगे तो इतना अमाउंट नहीं बनेगा। 2018 में यही ट्रेड सरप्लस इसका 1/3 था, यानी अमेरिका और पश्चिमी देशों के टैरिफ की भी चीन की बढ़त को रोक नहीं पाए थे। आज चीन की वैश्विक औद्योगिक हिस्सेदारी 27% है, जो साल 2018 में 24% थी। यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन के अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक ये 45% पहुंच सकती है। यानी 2018 में लगाए गए टैरिफ से चीन की ग्रोथ रुकी नहीं बल्कि तेज हो गई। ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर तो पड़ा, लेकिन चीन ने नए बाजार तलाश लिए और आगे निकल गया। हमने जानकारों से पूछा कि कितनी संभावना है कि दुनिया भर के देश नए एक्सपोर्ट मार्केट्स यानी नए निर्यात बाजार ढूंढ लेंगे, चीन जैसा रास्ता अपनाएंगे और इससे बच जाएंगे। इसका दुनिया का जो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर है वो कहां जाकर टिकेगा, किस घाट लगेगा? सुनते हैं। अगर ये टैरिफ रहे तो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। और जो आप पिछली बार कह रहे हैं, तो वो ना ही तो चीन पे ज्यादा टैरिफ लगे थे और चीन के लिए बहुत सारे लूप होल खोल दिए थे, एक वियतनाम के थ्रू, एक मेक्सिको के थ्रू, एक डायरेक्टली भी चीन छोटे आइटम $800 से कम के आइटम मेल कर सकता था बिना टैरिफ लगे अमेरिका। तो बहुत सारे लूप होल खोल दिए थे और इसलिए चीन आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसके पास अमेरिका का भी मार्केट खुला था और बाकी मार्केट भी खुले हुए थे। अब ये मुमकिन नहीं होगा। चीन के ऊपर जो पिछली बार टैरिफ लगे थे वो ज्यादातर हाई टेक पे थे, यानी कि चिप्स पे और उन चीजों पे, ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना हो सके चीन में अमेरिका से। पर अब जो लगे हैं वो आम गुड्स पे लगे हैं और बहुत हाई रेट पे लगे हैं, और लूप होल्स भी बंद कर दिए हैं वियतनाम और मेक्सिको के थ्रू। और वो $800 का जो मैंने बताया छोटे पैकेज, वो उनके ऊपर भी टैरिफ लगेंगे। इतने मार्केट है नहीं दुनिया में। अमेरिका की वैल्यू इसलिए है कि अमेरिका जो है वो 26% है पूरी दुनिया के जीडीपी का। तो अगर अमेरिका का मार्केट बंद हुआ तो ऐसा नहीं है कि कोई नया मार्केट पैदा हो जाएगा। अगर इतना आसान होता नए मार्केट पैदा करना, तो हर मुल्क एक्सपोर्ट करके चीन बन जाता है, हिंदुस्तान भी और बांग्लादेश और अफ्रीका और सब। ऐसा आसान नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसको अवॉइड कर पाएंगे और मुझे नहीं लगता कि ये आगे बढ़ पाएंगे। तो ये और ये कितना भारी रहेगा और कैसे दुनिया बदली जाएगी, ये इस पे निर्भर करता है कि कितने दिन तक रहेंगे ये टैरिफ। अगर ये टैरिफ कुछ महीने ही रहे तो फिर से व्यवस्था वापस लौट सकती है, कुछ घट पिट के। वो बात नहीं रहेगी जो पहले थी, और रिसेशन भी आएगा। और अगर ये कुछ साल रह गए तो पूरी व्यवस्था ही बदल जाएगी। अब दुनिया से हटकर एक बार अमेरिका के अंदर की बात भी कर लेते हैं। जब अमेरिका किसी विदेशी सामान पर टैरिफ लगाता है तो शुरुआत में मार उन अमेरिकी कंपनियों पर पड़ती है जो बाहर से कच्चा माल मंगवाते हैं या कल पुर्जे मंगवाते हैं। सीधा असर उन पर, उनकी खरीद की लागत बढ़ जाती है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिरकार इस बोझ को कौन उठाएगा। देखिए, बाजार में एक सिंपल फार्मूला काम करता है। कंपनी या तो नुकसान झेलेगी या तो फिर दाम बढ़ाएगी। अगर दाम बढ़ाए तो अमेरिकी उपभोक्ता महंगे सामान खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे, और अगर कंपनियां खुद ये बोझ सह लें तो उनके मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर टैरिफ की वजह से कोई सामान हद से ज़्यादा महंगा हो गया तो अमेरिकी इंपोर्टर्स को दूसरे देशों से ऑर्डर कम करने पड़ सकते हैं, यानी वो विदेशी कंपनियां जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं उन्हें भी चोट पहुंचेगी। यानी असल में ये चोट अमेरिकी कंपनियों और आम जनता, वहां की आम जनता तक भी पहुंच सकती है। तो सवाल यही है कि क्या ये रणनीति अमेरिका के हित में जाएगी या फिर उल्टा बूमरैंग बनकर खुद अमेरिकी बाजार को चोट पहुंचाएगी। क्या ट्रंप अपनी ही बनाई हुई आग में, अपने ही बनाए हुए प्लान में फंस जाएंगे, झुलस जाएंगे? जानकारों का इस पे क्या रुख है, सुनते हैं। का असर देखें
तो टैरिफ्स का असर ये होता है कि जो चीजें इंपोर्ट की जाती हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं। तो यूएस इकोनॉमी में जो चीजें इंपोर्ट की जा रही हैं उनके दाम भी कस्टमर्स के लिए भी और कंपनीज के लिए, दोनों के लिए बढ़ेंगे। अब हम अगर सेक्टर्स देखें तो स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल्स, हर चीज पर आप देखेंगे कि टैरिफ्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो अब जब जो कंपनीज हैं जो कि स्टील, एल्यूमिनियम जैसी चीजों को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए इसके दाम बढ़ेंगे। फिर जो उनका फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा उसके भी दाम आम जनता के लिए बढ़ेंगे, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट सीधे सीधे आम जनता कंज्यूम कर रही है उसके दाम तो बढ़ेंगे ही। उसके अलावा अगर आप इसका असर विश्व की अर्थव्यवस्था पर देखें तो हो सकता है कि स्लो डाउन इकोनॉमी में देखने को मिले, ग्लोबल इकोनॉमी में। और उसके अलावा जो जिन देशों से ये लोग आयात करते हैं उनकी इकोनॉमी पर भी सीधा सीधा असर पड़ेगा। अब डिमांड कम होगी और स्लो डाउन आएगा और अमेरिका में भी महंगाई बढ़ेगी। तो इसकी वजह से ना सिर्फ बाकी देशों पर जिनसे ये लोग आयात करते हैं, बल्कि अमेरिका में खुद भी महंगाई की समस्या बढ़ सकती है। एक और सवाल है, जैसे जमीनी जंग खत्म होने के बाद उबरने में वक्त लगता है, क्या वैसे ही व्यापार की व्यवस्था में बड़े बदलाव के बाद भी उबरने में वक्त लग सकता है? जैसे आगे दोनों तरफ से हुकूमतें जवाबी कार्रवाई करती हैं, फिर दोनों तरफ से जो प्रोडक्शन और कंपनियां इन टैरिफ से महफूज की जा रही हैं, वे फिर इन्हें बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करना चाहेंगी। ऐसे में क्या एक फ्री ट्रेड वर्ल्ड तक पहुंचने में मुश्किलें आ सकती हैं? सुनते हैं एक्सपर्ट्स को। हम धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर II के कंसेंसस के बाद जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, हम धीरे धीरे एक ऐसा कंसेंसस बना देशों के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में, पॉलिसी मेकर्स के बीच में कि फ्री ट्रेड एक विन विन सिचुएशन है, कि सब ये एक सारे जो भी दो देश फ्री ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हैं वो दोनों के लिए अच्छा है। और ओवर टाइम ये और सोफिस्टिकेटेड होता गया। जो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई वो था कि इम्प्रूवमेंट इन लॉजिस्टिक्स, कि शिपिंग कॉस्ट जब घटे, क्योंकि आज की तारीख में आप ऑयल शिप करते हैं, आप सब कुछ खिलौनों से लेके ऑयल से लेके प्लेन सब कुछ शिप करते हैं, तो वो एक जब शिपिंग कॉस्ट घटे, फ्री ट्रेड की जो 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 बुद्धिजीवी नींव थी वो उसको वाइड एक्सेप्टेंस मिला, तो हम एक न्यू लिबरल एरा में हम लोगों ने काफ़ी डेकेड्स ऑपरेट किया। वो जो एक बेसिक ढांचा है वो चैलेंज हो चुका है, और वो चैलेंज धीरे धीरे हुआ है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है जो ऑटोमेशन स्पेशली आने के बाद ट्रेड के अंदर आई है और ये कंसेंसस के अंदर आई है, ये है कि हाँ, ये सच है कि अगर आप फ्री ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हैं तो ब्रॉडली सब देशों का भला होता है। बट एक बात हम भूल गए कि देश में भी लोग रहते हैं। सो क्या अगर उस देश में एक एवरेज इंसान की भी मदद हो रही है, क्या उस देश में हर इंसान बेनिफिट कर रहा है जब वो फ्री ट्रेड में पार्टिसिपेट करता है? ये जो है अमेरिका जैसे देशों में, ये जो सच है इसको अच्छी तरह एड्रेस नहीं किया गया। तो हुआ क्या है कि अमेरिका में इवन दो फ्री ट्रेड से उनको बहुत मुनाफा हुआ है, लेकिन और ये प्रेसिडेंट ट्रंप की काफ़ी बड़ी वोटरी हैं, प्रॉब्लम ये हुई है कि अमेरिका के अंदर जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है उससे एक्चुअली में फ्री ट्रेड से नुकसान हुआ है। उनकी नौकरियां गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स सारी जो हैं वो काफ़ी सारी इनर अमेरिका जो बोलते हैं वहाँ से उठ के चाइना चली गई हैं। मैं जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा था, वहाँ पे एक बहुत छोटा शहर था ट्रेंटन में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रहता था, ट्रेंटन मेक्स द वर्ल्ड टेक्स, कि वो इतना बड़ा हब था मैन्युफैक्चरिंग का, और आज वहाँ कुछ भी नहीं बनता है। वो एक बहुत ही स्लीपी टाउन है जहाँ जहाँ हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो जो इनर अमेरिका है वो हॉलो आउट हो गया, और ये कहानी काफी सारी वेस्टर्न कंट्रीज की है। तो आगे क्या हो सकता है इसे समझने के लिए टाइमलाइन देखिए। ये ट्रंप की टैरिफ वॉर की टाइमलाइन है। 20 जनवरी ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने, पहले दिन ही कनाडा और मेक्सिको पर 1 फरवरी से 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी। जनवरी 26 ट्रंप ने कोलंबिया पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी। वजह, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी डिपोर्टेशन फ्लाइट्स लेने से मना किया था। बदले में कोलंबिया ने भी अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया। 27 जनवरी कोलंबिया झुक गया, फ्लाइट्स कबूल की, दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर रुक गया। 1 फरवरी ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। ट्रंप ने चीन, मेक्सिको और कनाडा इन देशों पर फेंटेनिल ड्रग तस्करी में शामिल होने के आरोप लगाकर
टैरिफ ठोक दिए। चीन पर 10% टैरिफ लगाए, मेक्सिको और कनाडा पर 25%। 4 फरवरी से इन्हें लागू होना था। तीनों देश नाराज हुए, जवाबी कदम की धमकी दी। फिर 3 फरवरी की तारीख आई। मेक्सिको और कनाडा ने ट्रंप से सुलह कर ली, बॉर्डर सिक्योरिटी और ड्रग ट्रैफिकिंग पर सहमति बनी। तब जाकर इन दोनों देशों पर लगा टैरिफ 30 दिन के लिए रोका गया, लेकिन चीन से बातचीत नहीं बन पाई। फरवरी 10 चीन ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, कोयला और एलएनजी पर 15% टैरिफ लगा दिया और अमेरिकी कच्चे तेल, कृषि मशीनरी और बड़ी गाड़ियों पर 10% का टैक्स लगाया। इसी दिन 10 फरवरी को ही ट्रंप ने स्टील एल्यूमिनियम पर बड़ा कदम उठाया। स्टील पर 2018 से लगी छूट खत्म की, 25% का टैरिफ लगाया और एल्यूमिनियम पर 10% से बढ़ाकर 25% का टैरिफ लगा दिया। लगता है 25 जो संख्या है वो ट्रंप की फेवरेट संख्या है। अब 12 मार्च से ये लागू भी हो गए। 13 फरवरी ट्रंप ने इस दिन रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया। ये प्लान था उनका, इशारे भी दिए कि भारत और यूरोप के देशों को नहीं छोड़ा जाएगा। 1 मार्च की तारीख ट्रंप ने लंबर टिम्बर यानी लकड़ी पर टैरिफ लगाने के लिए अपनी टीम को आदेश दिया। वजह, सेना से जुड़े प्रोडक्शन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। 4 मार्च कनाडा मेक्सिको पर 30 दिन के ब्रेक के बाद 25% टैरिफ लागू हो गया। सिर्फ कनाडाई एनर्जी पर रियायत दी, उस पर सिर्फ 10% का टैरिफ लगाया। इसी दिन चीन वाले टैरिफ को 20% कर दिया। तीनों देशों ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। 5 मार्च चीन का जवाब आया। चीन ने अमेरिकी कृषि एक्सपोर्ट पर 15% टैरिफ लगाए, अमेरिकी कंपनियों पर नए निर्यात प्रतिबंध लगा दिए। इसी दिन कनाडा ने भी जवाब दिया, $100 बिलियन से ज्यादा अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा दिया। मार्च 6 मेक्सिको कनाडा के लिए कुछ इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ 1 महीने और रोका गया, लेकिन 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की चेतावनी दी गई। 10 मार्च चीन ने फिर जवाबी हमला किया। अमेरिकी चिकन, पोर्क, सोयाबीन और बीफ पर 15% का टैरिफ लगा दिया। 12 मार्च स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% का टैरिफ लागू किया गया। इसी दिन यूरोप की जवाबी कार्रवाई भी हुई। उसने अमेरिकी उद्योग और कृषि उत्पादों पर नए टैरिफ लगाए। 13 मार्च ट्रंप ने यूरोप को धमकाया। यूरोपीय वाइन, शैंपेन और शराब पर 200% की टैरिफ लगाने की धमकी दी। मार्च 2024 ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल गैस खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। मार्च 26 ऑटो इंपोर्ट यानी गाड़ियों के आयात पर 25% टैरिफ लगाए गए। 3 अप्रैल से इसे लागू होना था और अब ये लागू हो चुका है। और इसके बाद आई तारीख 2 अप्रैल। इस दिन क्या हुआ आप बखूबी जानते हैं। आगे क्या होगा बताते रहेंगे। अब सुर्खियों की ओर चलते हैं। पहली सुर्खी, पड़ोसी देश म्यांमार से 28 मार्च को आए भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा अब 3000 को पार कर चुका है। 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। 350 से ज्यादा लोग अभी भी मलबों के नीचे दबे बताए जा रहे हैं। भारत, चीन, रूस और कुछ साउथ ईस्ट एशियाई देशों से 2000 से ज़्यादा रेस्क्यू वर्कर्स यहां पहुंच चुके हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने 6 से 11 अप्रैल के बीच म्यांमार के कई इलाकों में भारी बारिश का भी अनुमान जारी किया है, खासकर राजधानी नेपिडा में। ये वही जगह है जहां पे भूकंप से सबसे ज़्यादा तबाही मची थी। भारी बारिश होती है तो स्थितियां और बिगड़ सकती हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ सकती है, वो अलग। इसी बीच म्यांमार की सेना जुंटा सरकार के चीफ मिन ऑंग ह्वाइंग ने 3 अप्रैल को एक स्थानीय समिट के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की यात्रा मुकर्रर की है। आप जानते ही हैं कि 28 मार्च को यहाँ भी भूकंप के झटके आए थे। इसमें यहाँ कम से कम 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। यहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अगली सुर्खी में बात सीरिया की। 2 अप्रैल की सुबह इजराइल ने यहाँ की दमिश्क, हमा और होम्स के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। सीरिया विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमले में हमा का सैन्य हवाई अड्डा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यह सीरिया का एक अहम सैन्य हवाई अड्डा था। वहीं दमिश्क के बारजेह में मौजूद साइंस रिसर्च सेंटर पर भी हमले हुए हैं। इजराइल का आरोप है कि सीरिया यहां गाइडेड मिसाइल्स और केमिकल वेपन डेवलप कर रहा था और यह ठिकाने ईरान और हिजबुल्लाह से जुड़े हुए थे। यह पहली बार नहीं है जब इजराइल ने सीरिया पर हमला किया है। पिछले दिसंबर में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद इजराइल लगातार सीरिया पर हमले करता रहा है। बशर अल असद के शासन के दौरान भी इजराइल के हमले जारी रहे हैं। दूसरी ओर गजा पट्टी पर भी इजराइल के हमले जारी हैं। 2 अप्रैल को इजराइल ने उत्तरी गजा के जावलिया में बने यूनाइटेड नेशंस के एक क्लिनिक पर हमला किया। हमले में 22 लोगों की
मौत की खबर सामने आई है। अगली सुर्खी कैरेबियाई देश हैती से है। हैती कैरेबियन सागर में पड़ने वाला एक द्वीप है। यहाँ की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस में 2 अप्रैल को हजारों लोग सड़कों पर उतरे। ये लोग बढ़ती गैंग वायलेंस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक हैती में इस साल अब तक 4,500 से ज़्यादा लोग हिंसा में मारे जा चुके हैं। 60,000 से ज़्यादा विस्थापित हो चुके हैं। 2023 में देश के अधिकांश हिस्सों में क्रिमिनल गैंग्स ने कब्जा कर लिया था, अपनी पैठ बना ली थी। फिर मार्च 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल हेनरी को क्रिमिनल गैंग्स की बढ़ती गतिविधियों और इस नाते बढ़ते दबाव के बीच इस्तीफा तक देना पड़ा था। अप्रैल 2024 में ट्रांजिशनल प्रेसिडेंशियल काउंसिल का गठन हुआ। अप्रैल से नवंबर के बीच 2 प्रेसिडेंट बनाए गए, लेकिन इन गैंग्स के आगे सरकार टिक नहीं पाई। फिर इस काउंसिल ने नवंबर में एक आदेश जारी कर बिजनेसमैन और हैती सेनेट के पूर्व कैंडिडेट एलेक्स डिडिये विसेमे को कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनाया। गैंग्स की हिंसा के खिलाफ ये प्रदर्शन उनके घर के सामने ही हो रहे हैं। लोग अब उनकी सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस मसले को विस्तार से समझना चाहते हैं तो दुनियादारी का एक पुराना एपिसोड आप डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक पे जाकर देख सकते हैं। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।